गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है अखिलेश की घेरेबंदी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी होशियारी से पहले तो ये दिखाया, ये दर्शाया कि हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है और रणनीतिक तौर पर यह दिखाया कि हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से। और उसके बाद बड़ी होशियारी से अखिलेश को अल्पसंख्यकों का हितैषी बताते हुए उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला बता दिया और उनकी घेरेबंदी शुरू कर दी है। धीरे धीरे किया। भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही होशियार है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कैसे उन्होंने बड़ी होशियारी से बताया कि हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी से है। और उसके बाद लगातार, और चूंकि समाजवादी पार्टी के लोग भी कुछ मौके दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए उनके लिए काम आसान हो जाता है। बात करें समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की, तो वो लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे पार्टी खुद मुसीबतों में पड़ जाती है और अखिलेश उनसे कुछ कह नहीं पाते हैं। अभी हालिया जो तालिबान, अफगानिस्तान में जो तालिबान का रौद्र रूप चल रहा है, उसको लेकर के शफीकुर रहमान बर्क ने अपने जो बयानात, अपने जो ख्यालात जग जाहिर किए, उसने समाजवादी पार्टी को एक मुसीबत में डाल दिया। और इतना ही नहीं, मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने भी जो बयान, जो अपने ख्यालात जाहिर किए, उसने भी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि मुनव्वर राणा की बेटी अखिलेश यादव की बेटी के साथ में काम करती है और वो भी समाजवादी पार्टी का एक हिस्सा है। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी होशियारी से 2 मिनट का एक वीडियो जारी करके अखिलेश यादव को घेरने की तमाम कोशिश की है। और इसके साथ में दूसरी एक और घेरेबंदी की है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से कल्याण सिंह की जो मृत्यु हुई, उसके बाद उनमें श्रद्धांजलि देने के लिए भी अखिलेश और मुलायम सिंह यादव वहां नहीं गए। इसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी लगातार घेर रही है और तमाम कार्यक्रम कर रही है कल्याण सिंह को लेकर के, और वो दिखाने की और जताने की कोशिश कर रही है कि जो जननायक हैं, जो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे कल्याण सिंह, उनका वोट बैंक हथियाने के लिए और मुलायम परिवार को और अखिलेश को अल्पसंख्यकों का हितैषी बताने के लिए साफ कर दिया है कि अल्पसंख्यक कहीं नाराज ना हो जाए, इसीलिए वो कल्याण सिंह की शोक सभा में नहीं आए। कल खुद स्वतंत्र देव सिंह पहुंच गए थे मुलायम सिंह यादव के घर में निमंत्रण देने के लिए कि आज गोमती नगर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया है, आप उसमें शिरकत करिए। और जो होना था वही हुआ, मुलायम सिंह यादव उसमें नहीं आए। तमाम पार्टियों के नेता ने इसमें शिरकत की, यहां तक कि मायावती के राइट हैंड सतीश चंद्र मिश्रा ने भी इसमें भागीदारी निभाई और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो एक भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अखिलेश को तुष्टीकरण की जो नीति है उसको बताया जाए और उनकी घेरेबंदी की जाए। इसमें काफी हद तक सफल भी रही है और इसी पर हम आज का मुद्दा करेंगे। लेकिन उससे हम चर्चा करेंगे, अपने मेहमानों से आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। भाजपा ने वीडियो जारी कर अखिलेश की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने सपा पर हमला करते हुए कहा है कि सपा नेता तालिबान को अच्छा बता रहे हैं और उनके गुणगान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार को हुई पूर्व सीएम कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा के लिए स्वतंत्र देव सिंह सोमवार को मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे थे और उन्हें सभा में आने का न्योता दिया था। बीजेपी की इस चाल से सभी भौचक्के थे, लेकिन ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिससे कि सपा को मुस्लिमवादी ठहराकर पिछड़ों को लुभाया जा सके। बीजेपी को मालूम था कि अखिलेश और मुलायम कल्याण को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचेंगे और ऐसा हुआ भी। राजधानी के गोमती नगर में स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव समेत सरकार के कई
अन्य मंत्री और विधायक शामिल हुए थे। बीजेपी की इस रणनीति से साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव में बीजेपी कल्याण सिंह के बड़े कद का बड़ा फायदा उठाने की जुगत में लगी है। कार्यक्रम के बाद बीजेपी के साथ ही विपक्षी नेताओं के बयान आने भी शुरू हो गए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि सियासी गलियारों में हलचल तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करते फिर से कुर्सी पे आसीन हो जाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनसे पूछना चाहती है, उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्ष हो गए आपकी सरकार के, आज तक आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया? उत्तर प्रदेश को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आपने क्या किया? इन सब सवालों के जवाब ना दे पाने से उत्तर प्रदेश की जनता बार बार सवाल करती है सरकार के, लेकिन सरकार गुमराह करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किस तरह उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जाए, हिंदू मुसलमान हो। देखा नहीं है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, तो देख लो तब उस पर चर्चा करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। आज हमारी विदेश नीति इस तरीके की हो गई है कि देश के चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ हमारे संबंध क्या है। विदेश नीति का बहुत स्पष्ट तरीका होता है कि जिस देश का जितना वजन होता है उसका उतना कूटनीति में महत्व होता है। आज अफगानिस्तान के मामले में भारत सरकार को किसी भी देश ने वजन नहीं दिया, और यही कारण है कि आज देश की सरकार जो हर मामले में कुछ ना कुछ बोलने का काम करती थी, आज वो खामोश बैठी हुई है। पहले भारत सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, उसके बाद तो सब कुछ साफ हो जाएगा। बीजेपी कल्याण सिंह के पिछड़ों के सर्वमान्य नेता और जननायक होने का 100% लाभ उठाकर 2022 फतह करने की कवायद में जुट गई है। इसकी पहली कड़ी में समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव की घेराबंदी मानी जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो किस देखा आपने इस रिपोर्ट में कैसे अखिलेश की घेरेबंदी की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश इस घेरेबंदी को तोड़ेंगे कैसे, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती है, सभी राजनीतिक पार्टियां नैरेटिव सेट करती हैं, और भाजपा ने ये नैरेटिव सेट किया है सीधा था कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है, और उसके एवज में वो पिछड़ों को, दलितों को, ब्राह्मणों को, सबको भुला देती है। तो सपा कैसे इस नैरेटिव को तोड़ेगी, ये अपने आप में चैलेंज है। इस घेरेबंदी को कैसे तोड़ेगी, इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। सचिन रावत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है सचिन जी। और हमारे साथ में कपिल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। उदय यादव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है उदय जी आपका। और हमारे साथ में भूपेंद्र तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। और सीधा रुख करेंगे समाजवादी पार्टी का कपिल जी का। कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव भी सेट कर दिया है और आपकी घेरेबंदी भी शुरू कर दिया है, कैसे निकलेंगे इस चक्रव्यूह से? बड़ा अच्छा काम आपने किया कि चक्रव्यूह का जिक्र कर दिया। तो एक चीज तो जरूर कहेंगे कि द्वापर युग में और जो ये लड़ाई हुई महाभारत की, उसमें अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सका था, आखिरी दरवाजा नहीं तोड़ सका था, लेकिन हमने उनसे सीखा है। आज कलयुग है और आदरणीय मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी, तो धोबिया पटान भी देना जानते हैं, और नैरेटिव सेट करने से प्रदेश का विकास नहीं होता है। इसलिए हमको इनके नैरेटिव में नहीं फंसना है, हमको इनके संकल्प पत्र पे जाना है, और हमको अपने विकास के कार्य जो हमने पूर्ववर्ती अपने सरकारों में डिलीवर्ड किए हैं, हमको उस पर जाना है। हमको उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करनी है, हमको बेरोजगारी पे बात करनी है, हमको महंगाई पे बात करनी है, हमको किसानों पे बात करनी है। तो हमारे पास जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो जनता से जुड़े हुए मसले, ये तो कोई मसला ही नहीं कि स्वतंत्र देव सिंह जी मिलने गए, क्यों गए, किस वजह से गए। ये तो स्वतंत्र देव सिंह जी और हमारे माननीय नेताजी के बीच की बात है। बाकी सारी चीजें कयासबाजी है, या किनारे जाके कोई कुछ कह दे। मैं तो एक बात ये कहता हूं
कि अगर स्वतंत्र देव सिंह जी बुलाने गए थे तो उनको एक सोचना चाहिए कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बीमार चल रहे। और दूसरी चीज मैं आपको ये कह दूं कि श्रद्धांजलि सभा में ही उपस्थित होकर के श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है, बीमार व्यक्ति अपनी शैया पर से भी दे लेता है। और तीसरी चीज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई लोटा मैनेजमेंट कब तक चलेगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि शौचालय के लोटे से विकास शुरू हुआ था और शमशान के लोटे पे खत्म हुआ, और अब शमशान के लोटे में आप देखिए जिस तरीके से हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को ले लेकर के ये गांव गांव घूमे और टूरिज्म किए थे, उसका परिणाम ये क्या लेना चाहते, ये हिंदू संस्कारों से अलग हट करके। ठीक है कपिल जी, ठीक है कपिल जी, क्योंकि घेराबंदी आपकी हो रही है इसलिए मैंने आपको काफी समय दे दिया। जी कपिल जी, ठीक है, आऊंगा आपके पास। आलोक जी के पास चल रहा हूं। आलोक जी, कपिल जी कह रहे हैं आप चाहे जितना नैरेटिव सेट कर लीजिए, वो आपके चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं है, वो आपके संकल्प पत्र पर बात करेंगे। विश्वकर्मा जी, हमसे सवाल किया आपने? जी जी जी, आप ही से सवाल है आलोक जी। रहा था और मैंने कहीं पढ़ा भी था और महसूस भी किया था, पत्रकार रहा हूं तो कहीं गंभीरता से महसूस करता हूं कि मतभेद हो सकते हैं, मतभेद राजनीति में नहीं होना चाहिए। कोई समाजवादी हो सकता है, कोई मध्यमार्गी हो सकता है, कोई दक्षिणपंथी सोच का हो सकता है। और हमारे हिंदुस्तान की तो ये भी परंपरा है कि अगर किसी की मौत हो जाए, किसी की दुखद मौत हो जाए, तो आपको उसके जिंदा रहते कोई मलाल भी अगर है तो आप उसको भूल जाते हैं। कभी इन्होंने नहीं पूछा कपिल जी ने मुलायम सिंह यादव जी से, अखिलेश यादव जी से, 1 किलोमीटर दूरी थी, अगर चले जाते तो क्या हो जाता। मुझे तो याद है कि जनता पार्टी के शासन में बेनी प्रसाद वर्मा जी की अभी कपिल जी अभी आपका वक्त आएगा। मैंने बोला नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं पहुंच बीच में नहीं बोला मैं, कपिल जी बीच में नहीं बोला मैं, बीच में नहीं बोला कपिल जी, मैं सुन रहा था, बीच में बोलने की जरूरत शायद नहीं है। और हम लोग तय कर लें कि थोड़ा डिबेट को डिबेट की तरीके से रहने दिया जाए। 1 किलोमीटर का दायरा था और कितने बीमार थे मुलायम सिंह जी, वो तो कल एक तस्वीर भी आई थी, उसको भी हमने देखा। बहरहाल उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है कि आदर्श राजनीति में तुष्टीकरण आप कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है। अभी आपने कुछ समय पहले भी तुष्टीकरण की नीति दिखाई। मुख्तार अंसारी, अखिलेश यादव जी 2012 के दरमियान जिस माफिया कॉकस का विरोध करते थे, आपने मुख्तार अंसारी को भरी सभा अपनी पार्टी कार्यालय के दफ्तर में बुला करके सबके सामने मुख्तार अंसारी के भाई को आपने पार्टी में शामिल किया। क्या संदेश देना चाहते थे आप संदेश यही देना चाहते थे ना कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रश्रय देना चाह रही है। आपका नैरेटिव क्या था 2012 में 2017 के बीच में, किस तरीके से शासन चलाया आपने? 2012 से 2017 के बीच में आपने सरकार चलाई, क्या दिया आपने? भ्रष्टाचार के सिवा कुछ आपने दिया? माफिया राज के सिवा आपने कुछ दिया? अब फिर एक बार आप बताना चाह रहे हैं, जनता ने आपको 2017 में बहुत किनारे कर दिया। कपिल जी आप बातें नहीं समझ रहे हैं भाई। कपिल जी आपको पूरा मौका दूंगा कि आप जी तो आप कांग्रेस के ठीक है, साथ चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के ठीक है आलोक जी, आपका समय भी समाप्त हो गया। आलोक वर्मा जी, कपिल जी आपने तो डिबेट ही शुरू कर दी भाई, इतना इम्पेशेंट मत होइए, ध्यान रखिए, पूरा मौका दूंगा आपको। कपिल जी आपकी पहली प्रतिक्रिया, ठीक है कपिल जी रुकिए भाई। सचिन रावत जी, आलोक जी आपकी बात हो गई। सचिन रावत जी आपकी पहली प्रतिक्रिया। कर लेते लेकिन अभी धैर्य बनाए रखिए जी। जी सवाल क्या है प्रदीप जी? सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है और समाजवादी पार्टी को चक्रव्यूह में फंसाना शुरू कर दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश व देश में आई, इन्होंने कभी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, कभी एजेंडा सेट करने की कोशिश की, कभी इन्होंने हर जाति धर्मों और वर्गों में बांटने की कोशिश की। ये इनके विजन में है, ये इनके संकल्प पत्र में है। इनके संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं है, न महिलाओं के लिए सशक्तिकरण है, न किसानों की बात है।
ये एजेंडे सेट करने में बड़े माहिर हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, एक बार भी विकास के मुद्दे पर कोई भी योगी आदित्यनाथ जी ने बात की है? कभी सदन में आप ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, मंचों से किसी एक वर्ग को गाली देने की बात करते हैं। आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति हमेशा ध्रुवीकरण की और बांटने की रही है? मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक होता है। ये योगी जी को सीखना चाहिए कि आपको सबको लेकर के साथ आगे आना होगा। इनका तो नारा था ना कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज पहले सबको चर्चा में शामिल करेंगे। जी प्रदीप, सबका साथ सबका विकास की बात आज भारतीय जनता पार्टी का नारा बदल गया, सबका साथ भाजपा नेताओं का विकास। ठीक है, आज उसी के एजेंडे की ठीक है सचिन जी, आपका भी समय समाप्त हो गया। सचिन जी दोबारा से आपका रुख करूंगा, आऊंगा आपके पास में। उदय जी के पास चलूंगा। उदय जी, आपने सारी राजनीतिक पार्टियों को सुना, क्या कहेंगे आप? क्या फंस गए हैं अखिलेश? कैसे निकलेंगे इस घेरेबंदी से? देखिए, चुनाव करीब आ रहे हैं, हर पार्टी अपना एजेंडा सेट करती है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी है। जैसे चुनाव करीब आए, समाजवादी पार्टी ने पिछले 2 महीने से अपनी सक्रियता बढ़ाई और पिछड़ों के बीच में अपनी गतिविधियां तेज की, तो नेचुरल है कि भाजपा उन्हें घेरेगी। और भाजपा के पास एक ही रास्ता है समाजवादी पार्टी को आरोप लगाने का, घेरने का, वो है मुस्लिम तुष्टीकरण। लेकिन कल्याण सिंह की जहाँ तक बात है कि कल्याण सिंह का जो निधन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के लोग नहीं पहुँचे, और बीजेपी का आरोप है कि ये मुसलमानों को अपने पक्ष में रखने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी जानकारी में यह है कि आगरा मंडल के सारे समाजवादी पार्टी के नेता अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की राजनीति का, मुस्लिम राजनीति का बड़ा सेंटर है। वहां से समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने, वो खैर श्रद्धांजलि देने तो गए ही, जेपी नड्डा को एक पत्र भी लिखा है। उस पत्र पर उन्होंने मांग की है, कल्याण सिंह हिंदू समाज के सबसे बड़े नेता थे और भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है, इसलिए उनके पुत्र राजवीर सिंह को 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये मांग एक मुस्लिम विधायक ने की है, मुस्लिम नेता ने की है, जो समाजवादी पार्टी का है। इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण या मुसलमानों के न जाने की बात थोड़ी समझ में नहीं आती। हालांकि चुनाव के समय हिंदू तुष्टीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण सभी दलों के द्वारा होता रहा है, बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी करती रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को जो घेरना है वो उन मुद्दों पे घेरना होगा। अगर घेरना बीजेपी घेरेगी, जहां वो फंसते हैं वो सिर्फ एक मुस्लिम मुद्दा होता है। अन्यथा जिन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी की ताकत है, उन मुद्दों से बचने के लिए उसे फंसाने के प्रयास है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ज्यादा सफलता बीजेपी को मिलेगी। ठीक है, तिवारी जी, भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, इसको मैं 2 एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूँ जी। एक तो बीजेपी हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती ही रही है, ये तो जगजाहिर है जी। लेकिन हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि जब पिछली 12 से लेकर के 17 तक अखिलेश जी की सरकार रही और 17 के बाद जो योगी जी की सरकार रही, इन दोनों कार्यकाल में विकास के मुद्दे को लेकर के तुलना होना स्वाभाविक है। और जब लोग तुलना करेंगे तो उस तुलना पर इनकम्बेंसी का फैक्टर हावी होगा, और उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को हावी होने से बचाने के लिए एक बार फिर से बीजेपी इस अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो एक मुद्दा चला था कि बीजेपी जो है उसमें कुछ ब्राह्मणों का और कुछ और वर्ग के लोगों का इनसे टूर छिटक रहे थे। इसको देखते हुए बसपा ने क्या किया, तुरंत सतीश चंद्र मिश्रा को आगे कर दिया और उसने ब्राह्मणों को अपने पाले में करना शुरू कर दिया। ऐसे ही जैसे ही उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, बीजेपी ने तुरंत शुरू कर दिया कि भाई हमारी तो लड़ाई बसपा से कहीं है ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो हमारे पास पहले से ही था, हमारी बसपा हमारे आगे कहीं टिकती नहीं है, हमारी लड़ाई तो सीधे सीधे सपा से है। उन्होंने ये शो करना शुरू कर दिया, और जैसे ही सपा ने सोचा कि अरे वाह हम तो इनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, तो इन्होंने क्या किया कि उनको घेरने के लिए एक ध्रुवीकरण की राजनीति, और इनको सपा वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो बैठे बिठाए मुद्दे देते रहते हैं। ये देखिए, ये भारतीय परंपरा में अगर कोई भी एक
किसी की मृत्यु होने पर या किसी के शोक में या किसी के इस तरह के सांत्वना देने के लिए अगर चला जाता है तो उससे कोई जातिवाद का या मुस्लिम हिंदू होने का या इससे कोई और फर्क नहीं पड़ता। ये तो भारतीय परंपरा है। तो अगर यहां पर अखिलेश यादव या मुलायम सिंह जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी चले जाते तो हमारे ख्याल से ये इनकी बड़प्पन ही होती, इसमें कोई ध्रुवीकरण जैसी कोई राजनीति नहीं आती। ठीक है भूपेन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कपिल जी, अब आपके पास आ रहा हूं, पूरा मौका दूंगा आपको। सवाल पहला यही है कि भूपेन जी भी ये बात कर रहे हैं, मरने के बाद आदमी अमृत को प्राप्त कर लेता है और वो सारी चीजों से ऊपर हो जाता है, चाहे जितने दुराव हो, चाहे जितना लगाव हो, कम से कम शोक सभा में तो जरूर जाना चाहिए। 1 किलोमीटर की दूरी थी, अगर अखिलेश या मुलायम सिंह जी अखिलेश चले जाते तो कौन सा पार्ट टूट पड़ता? बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आप जिस धर्म के अंदर होते हैं वो भी मानते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी की खुद इतनी ज्यादा की एज है कि वो अस्वस्थ हैं, वो जा नहीं सकते। मैं मुलायम सिंह की बात नहीं कर रहा हूं। मुलायम सिंह जी की उम्र हो गई है, वो नहीं चल पाते हैं, लेकिन कम से कम अखिलेश जी को तो जाना चाहिए था ना। अरे मैं बता तो रहा हूं, आपको कह तो रहा हूं, उनके घर में इसी साल एक बच्चे ने जन्म लिया। क्या हिंदू संस्कार और संस्कृति में अगर एक ही पक्ष विश्वास करता है क्या? और मैं दूसरी चीज कहता हूं कि ये तो कह रहे थे ना कि 1 किलोमीटर की दूरी है। बेनी प्रसाद वर्मा जी कोई कम कद्दावर नेता नहीं थे, वो भी ओबीसी के नेता थे। कहां गए थे स्वतंत्र देव सिंह जी? कहां गए थे योगी आदित्यनाथ जी? कहां गए थे नरेंद्र मोदी जी? आपका सवाल मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप आलोक वर्मा जी से ये सवाल पूछ लीजिएगा। मेरे कुछ सवाल है, जनता के कुछ सवाल है, वो मैं आपसे पूछ लेता हूं। सवाल नंबर 1 ये था, सवाल नंबर दूसरा 2 ये है कि क्या आप इसीलिए नहीं गए जिससे कि अल्पसंख्यक कहीं नाराज ना हो जाए? ये तो एकदम सोचने लायक विषय वस्तु ही नहीं है। माननीय कल्याण सिंह जी ने 2009 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और उस समय प्रेस वार्ता में उन्होंने स्वीकार किया था कि उनसे गलत तरीके से काम लिया गया था और उन्होंने इस बात पर खेद जताया था। बाद में ये भी कह दिया था, बाद में ये भी कह दिया था कि मेरी मृत्यु पर मैं चाहता हूं कि मेरा जो अंतिम यात्रा हो उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लपेट कर हो। और इस पर भाव डबल आवाज आ रही है, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है आपकी आवाज सुनकर के कहने में, हमें बीच में डिस्टर्ब ना करें। मैं एक बात कह रहा हूं कि कल्याण सिंह जी ने जब हमारी पार्टी ज्वाइन की थी तो उन्होंने यही बात कही थी और खेद जताया था, सारी पत्रकार वार्ता के बीच में ये बात कही थी। अब किसी के मन में कुछ और भी पल रहा हो या कुछ और भी रहा हो। नहीं कपिल जी, मैं बता तो रहा हूं आपको। और उन्होंने ये भी कहा था, रोते रोते कहा था कि मेरी अगर मृत्यु हो तो मेरी अंतिम यात्रा भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लपेट करो। भारतीय जनता पार्टी में फिर शामिल हुए तब उन्होंने कहा था। मैं अपनी पार्टी में, जब वो मेरे पार्टी में आए थे, मैं तब की बात कह रहा हूं, और आप तब की बात कह रहे हैं जब वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। और उन्होंने ये नहीं कहा था कि जब हमको लपेटा जाएगा तो इंडिया का झंडा नीचे रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊपर रहेगा। ये सारे सवाल आप आलोक जी से पूछिएगा, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। भाई आप तो बीच में इंटरप्ट कर दे रहे हैं प्रदीप जी। बहुत आराम से जो कुछ सवाल है जनता के, वो आपसे जानना चाहती कि आपकी घेरेबंदी की जा रही है, आप उससे कैसे निकलेंगे? आपके पार्टी के लोग ऐसे मौके देते ही क्यों हैं? आपका क्या, आपका शफीकुर रहमान बर्क पर कोई लगाम नहीं है? वो जो मर्जी बोलेंगे, तालिबान के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। सुनाई नहीं दे रही है। पहले तो आप ये सिस्टम ठीक कराएं, और अभी मैं बोल रहा हूं तब तक आप फिर कुछ बोल दे रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप फिर से पूछ लीजिए प्रश्न, मैं उत्तर दूं। मैं फिर से पूछ लेता हूं, आप आराम से पूछ लेता हूं, आप आराम से सुन लीजिए। सवाल यह है कि आपकी पार्टी के लोग क्यों ऐसा मौका ही देते हैं? शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि तालिबानी अच्छे हैं। मुनव्वर राना, जिनकी बेटी अखिलेश जी की बेटी के साथ में खड़ी होती है, वो तालिबान का फेवर करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे आप लोग ये मौके क्यों देते हैं भाजपा को? प्रदीप जी, किसी का व्यक्तिगत बयान समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। और अरे भाई, आपकी पार्टी के सांसद है, वो उनका व्यक्तिगत बयान कैसे हो सकता है? और हरामजादे की भी बात करने वालों की बात भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गिरिराज सिंह के बयान पे लेंगे क्या जिम्मेदारी? अब मैं दूसरी बात कहता हूं, पहले भारत सरकार को पोजीशन क्लियर कर दे कि वो किसके साथ खड़ी है। वो तालिबान के साथ खड़ी है कि अफगानिस्तान के साथ खड़ी है? क्योंकि अगर वो अमेरिका के साथ खड़ी है तो और तालिबान के साथ खड़ी है।
जब 2020 में गुप्त समझौता अमेरिका से हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसके साथ खड़ी थी, ये इनको बताना पड़ेगा। और आज भी वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, वो सब ठीक है। एक और सवाल आपसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद में ब्रेक पर जाएंगे। सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ से बैटिंग करती है, आप लोग चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अगर मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान कह दिया था तो उसमें एतराज क्या है? भाई अब्बा जान तो एक अच्छा शब्द है ना, भाजपा कह रही है। कपिल जी आवाज आ रही क्या आपको? आवाज आ रही है जी। कपिल जी मेरा एक सवाल, जी कपिल जी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान कह दिया तो इसमें इतनी आपत्ति की क्या बात थी? और भाजपा कह रही है कि अखिलेश तो टीपू कहलाए जाते हैं, तो अब्बा जान से इतनी नफरत क्यों? इस देश और प्रदेश की जनता अब्बा जान और चाचा जान पर निर्भर नहीं करती है, और ये इस प्रदेश के लिए और देश की राजनीति नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करेगी प्रदीप जी, उस पर आप सेट हो गए या हम सेट हो गए। हमारा क्रोध इस बात का है कि ये बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते, ये महंगाई पे क्यों नहीं बात करते, ये किसान शहीद हो गए, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा क्यों नहीं होती है? क्या वो ओबीसी नहीं है क्या वो भारतीय नहीं है क्या? मुझे आप बताइए, किसानों पर श्रद्धांजलि सभा क्यों नहीं? ठीक है कपिल जी, मौका दूंगा आपको, पूरा मौका दूंगा, क्यों नहीं श्रद्धांजलि सभा? पूरा मौका दूंगा। जरा ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कपिल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही करती है, वो नैरेटिव सेट करती है और फिर हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम करके जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो संकल्प पत्र हैं, उनको दरकिनार कर देती है और इसी तरीके से वो चुनाव लड़ती है। कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्षी पार्टियां इस तरीके के मौके देती ही क्यों है? जब वो मौका देती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको बुलाने में पीछे नहीं रहती है, तो क्यों नहीं विपक्ष भी ऐसी रणनीति बनाती है जिससे भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो जाए कि अब ये मामला चलेगा नहीं। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी का रुख करेंगे। आलोक वर्मा जी, दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आप खाली हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव ही सेट करते हैं, बाकी अपना एजेंडा भूल जाते हैं। संकल्प पत्र में क्या कहा था, बाकी जगह क्या हुई थी, वो सारी चीजें आप भूल जाते हैं। बीच में जब कांग्रेस के साथी बोल रहे थे और समाजवादी पार्टी के साथी बोल रहे थे, अभी कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले आपके पास भी एक ट्वीट आया होगा, प्रियंका गांधी जी ने एक ट्वीट किया, भाई 4 लाख नौकरी कहाँ है। तो कांग्रेसियों ने बताया होगा ना, पूछिए, बदनाम कर दिया उन्हें पूरी तरीके से। हमने उनको जवाब दिया कि 4,03,793 सरकारी नौकरियां। आलोक वर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है, आलोक वर्मा जी सवाल यहाँ पर यह है कि आप अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं पहुंचे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बेनी वर्मा के यहाँ क्यों नहीं गए थे आप लोग। सबसे बड़ा सवाल जो दो लोगों ने सवाल किया कि नौकरी पे क्या काम किया हमने, हम वो बता रहे हैं। सबसे पहले बहुत जरूरी सवाल है, आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। सचिन भाई भी बोल रहे थे संकल्प पत्र का कितना वादा आपने पूरा किया, कितना आप आगे बढ़े। प्रियंका गांधी जी ने भी हमसे सवाल कर लिया, हमने उनको ट्वीट करके किया होगा, आपके पास भी पहुंचा होगा उस ट्वीट का जवाब कि सरकारी नौकरी हमने 4,03,793 दी है, जिसमें 1.5 लाख करीब आसपास प्राइमरी के टीचर और 1.5 लाख के आसपास पुलिस है, बाकी हमने पूरा वो दिया है। अब आप सुन लीजिए सर, अब प्रदीप जी अगर पूरा आप ही बोल देंगे तो हम क्या बोलेंगे साहब, हमको जवाब देना है, दोनों का जवाब देना है। संविधान पे कितनी नौकरी दी हमने? 47,000। बहुत साथ में बोलूंगा, बहुत आप देंगे तो हम फिर हम यहाँ क्या करेंगे? आपको सवालों का जवाब भी देना है ना। मैंने ओपनिंग कमेंट के लिए आपको पर्याप्त समय दिया था। ये 2 मिनट पूरी बात मैं कह दूंगा अपनी। संविधान में हमने कितनी नौकरियां दी? 47,546 नौकरियां हमने संविधान में दी। आउटसोर्सिंग पे हमने कितनी नौकरियां दी? 2,73,000 ने कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देना शुरू कर दिया है, सरकारी नौकरी खत्म हो गई है। आंकड़ा देख लीजिए ना, सीएमआई। अरे विश्वकर्मा जी, अगर आप 2 मिनट रुकेंगे तभी हम अपने जवाब दे पाएंगे। सीएमआई की नहीं, हमने कपिल जी से पूरे सवाल किए और आपसे भी पूरे सवाल यही है कि आप ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब तक करते रहेंगे। आ रहा हूं सर आपके पास। उनको या तो सवालों का जवाब दे लेने दीजिए। विकास का मुद्दा 2 लोगों ने उठाया, आप विकास के मुद्दों पे सवाल नहीं जानना चाहते क्या? नहीं जानना चाहता हूं, हाँ तो जानना चाहते तो वो भी सुन लीजिए सर। अब सुन लीजिए, 1 मिनट सब्र आप भी रख लीजिए। सीएमआई की रिपोर्ट आई है 2017 में, मार्च की रिपोर्ट थी, 17.5% बेरोजगारी की दर थी जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी। जब हमारी सरकार है, मार्च 2021 में रिपोर्ट आई है 4.1%। यानी बेरोजगारी की दर हमने इतना कम किया है। रोजगार आपने इतना रोजगार दे दिया कि रोजगार, सबके घर में रोजगार की नदी बह रही, इसमें कोई शक नहीं। अब जरा मेरा वापस अपने पुराने सवाल पर आने दीजिए। आज हम दूसरे नंबर पे हैं, तो ये डेटा वाइज है, ये बेवजह की बातें नहीं है, बेवजह की बातें नहीं की जा रही है, डेटा वाइज बात बता रहा हूँ। आप कहीं गूगल कर लीजिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश है। इकोनॉमी में महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है। तो हम उत्तर प्रदेश को कहां लेकर के आए हैं, ये जरा देखिए 4.5 सालों में। और वो तब लेकर आए हैं जब महामारी का समय था, महामारी का पीरियड था। पूरे 70 सालों में आजादी के बाद आपने केवल 2 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिए। हमारी सरकार ने कुल मिलाकर 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिए हैं। कुशीनगर को मान्यता मिल गई है, अयोध्या और नोएडा में शुरू होने जा रहा है। तो ये सरकार ने हमारे काम किया है, हमने कुछ काम किया होगा, जाहिर सी बात है। अब कपीस भाई मैं तो रुक के जवाब दे रहा, तो आप तो बीच में आ गए। आप तो बीच में आ गए। ये संकल्प पत्र ही बता रहे हैं, आंकड़ा बता रहे हैं। बेरोजगारी की दर 17%, बेरोजगारी की दर 17%, बेरोजगारी की दर 4%। 4.5 साल में 17 से हम 4 लेकर चले आए हैं, 17 से 4 लेकर के चले आए हैं। 4.5 साल में लोगों की इनकम हमने दुगनी कर दी है। उत्तर प्रदेश में कारोबार आसान कर दिया हमने। आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है जहां कारोबार करना आसान है। अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर हम ले आए हैं। कपिल भाई आप इसे देखना नहीं चाहेंगे, आप एक चश्मा लगा के आए हैं, आप इसे देखना नहीं चाहेंगे। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, आप देख लीजिए। ये विकास के क्षेत्र में हमने काम किया है, हमने सड़कें बनाई है, हमने पेड़ क्षेत्र में काम किया है, तो वो क्षेत्र में काम किया है। हम गुनगुनाने वाले लोग नहीं
नहीं है, कपिल भाई गुनगुनाने वाले लोग नहीं है, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग नहीं है। हमने पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो मुझे लगता है कि आप दूसरी चीजों में लगे रहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आप 2012 से 2017 के बीच में जो सरकार चल रही थी, चाहे वो भ्रष्टाचार की सरकार थी, चाहे अपराधियों को प्रश्न देने वाली सरकार थी, आप वही रहिए कपिल भाई, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें तो इस सवाल का जवाब ही नहीं मिला, इस सवाल का जवाब ही आपने नहीं दिया कि मुख्तार अंसारी के भाई को भारतीय जनता पार्टी, जिस मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से खींच करके उत्तर प्रदेश की जेल में जिसने लाने का काम किया, उसके भाई को आपने प्रश्रय क्यों दिया? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए मुझको, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए मुझको। इस सवाल का जवाब आप क्यों नहीं देते हैं? आप किस दुनिया में लेके जाना चाहते हैं? आपका कौन सा सपना है? उत्तर प्रदेश को आप कहां लेके जाना चाह रहे हैं? जरा कपिल भाई इस पर बता दीजिए, रोड मैप क्या है? हमने तो देख लिया, मुख्तार अंसारी के भाई को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं, हमने तो रोड मैप देख लिया आपका। आप बताइए ना, आप जात के हिसाब से बंटवारा करना चाहते हैं, जात जमात की बात करना चाहते हैं, आतंकवादी जब पकड़ा जाता है तो पुलिस प्रशासन पर आप सवालिया निशान लगाते हैं। तो आपकी मंशा तो साफ हो गई जनाब, आपकी मंशा तो साफ हो गई। लेकिन ये बात आप जान लीजिए, पिछले 4-5 साल का उदाहरण देखेंगे, 4-4.5 साल का उदाहरण देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सफलता गेन की है। चाहे विधानसभा इलेक्शन ले लीजिए, 2019 का लोकसभा इलेक्शन ले लीजिए, चुनाव ले लीजिए, कोई और चुनाव ले लीजिए, पंचायत चुनाव में ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता गेन की है। दोनों लोगों ने अपनी पूरी अगर भड़ास निकाल ली हो तो हम जरा चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। आलोक वर्मा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि भाई जब चुनाव आ गए हैं तब आपको पिछड़ों की याद आ गई, आपने पिछड़ों को ये दिखाने के लिए कि ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और कल्याण सिंह को नहीं मानते हैं, ये सारा व्यूह रचना की है। क्या ये गलत है? सबको साथ लेके चलना है, सबका विश्वास हासिल करना है, सबका विकास करना है। और कब हमने पिछड़ों का ध्यान नहीं दिया साहब? जब पहली बार मोदी जी की सरकार आई थी तब भी हमने ध्यान दिया, जब दूसरी बार मोदी जी की सरकार आई है तब भी हमने ध्यान दिया। अब कपिल भाई सुन लीजिए भाई, एक सवाल कहीं से आता है, आप बीच में टोक देते हैं। अरे कपिल भाई आप बीच में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं भाई, ये ठीक नहीं है। अभी वो गिनती करा रहा हूँ साहब, वो गिनती अब तो ऐसे नहीं थे भाई, आप ध्यान रखिए, थोड़ा आ रहा हूँ आपके पास जी। अभी पुराना वक्त नहीं बीता। नीट में केंद्रीय कोटे की जो सीटें हैं। आलोक जी आप भी शांत रहिए। सचिन रावत जी आप अपनी बात रख लीजिए, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है भाई, आलोक भाई ठीक है, बात हो गई आपकी। आलोक जी, अरे कपिल जी ये क्या कर रहे हैं भाई, ये कैसी डिबेट हो रही है? कपिल जी रुकिए भाई, आपकी बात हो गई। कपिल जी बात हो गई आपकी, आप रुकिए भाई। आलोक जी आप भी रुकिए। सचिन जी आप अपनी बात रख सकते हैं। आलोक जी ने बड़ी बड़ी बातें और यहाँ पे बैठ के गिनाए नौकरी के मामले में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इको गार्डन पार्क में अभी भी 69,000 के जो भर्ती के साथी हैं अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नौकरियों पे एतराज है जो डेटा में हमने आपको दिया है। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। अरे भैया सचिन भाई, बात उस पे हमने कहा कि हमने 100% बेरोजगारी दर खत्म कर दी है, हमने आप उसी पे बात कीजिए ना, बहस का मतलब तो यही होता है। सचिन भाई हमने तो कहा कि 4 पॉइंट हमने तो कहा कि 4% तक में। सुनिए भैया, सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षक भर्ती करिए, लेकिन हुआ क्या? आपने देखा, कई बार आपके चैनल ने भी चलाया, इको गार्डन पार्क में अभी भी हमारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, इस सरकार के खिलाफ धरना दिए। एसएससी की जो छात्राएं हैं वो पानी की टंकी पे अभी भी चढ़ी हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि आपने रोजगार क्यों नहीं उन्हें दिया। रोजगार इन्होंने दिया है, इन्होंने रोजगार दिया है। एक सवाल का जवाब ले लेते हैं परमन जी से, एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, अगर बेरोजगारी का आंकड़ा इतने नीचे धड़ाम से आ गया है तो ये 69,000, 1,37,000 और यूपीएसआई के जो तमाम लोग हैं ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? नहीं सचिन जी, आलोक जी से जवाब ले लेते हैं ना। हाँ आलोक वर्मा जी,
कहाँ कि हमने लाठियां दी युवाओं को, अरे उत्तर आप सुन प्रदेश के लीजिए युवाओं जनाब, को लाठियां दी। सुन अरे आप लीजिए बताइए जनाब, ना, ये सुन लीजिए जनाब, में क्यों संविदा की आपने भर्तियां की? आपके संकल्प पत्र में था कि अरे आप संविदा सुन तो लीजिए साहब, लेकिन इनकी अरे सुन तो सरकार लीजिए की सचिन रावत वेबसाइट से साहब, आपने जारी सवाल होता कर है लिया। कि हमारे पास सूचना नहीं उपलब्ध है। जब जान गए कि रोजगार के मामले में ये सरकार गिर गई, तब इन्होंने एक झूठा ब्लूप्रिंट रखा। अरे ब्लूप्रिंट तो जनता के सामने है। अरे साहब, रोजगार के अरे नाम पे आप साहब, लाठियां दे रहे अरे हैं। सचिन साहब, झूठ आप प्रियंका जी अरे के सामने झूठ बोलिए, कैसे बोलेंगे? गफलत में उनको आलोक डालिए जी, कोई। आलोक जी, योगी आदित्यनाथ की बात आप मत करिए। वो सदन में कैमरे के सामने सिर्फ ब्रांडिंग करने के लिए झूठ बोलते हैं। क्यों इनका जवाब हमारे पास क्यों नहीं आया? हमने तो ट्वीट करके उनको बताया। अरे आपकी राष्ट्रीय नेता है ना, राष्ट्रीय नेता है, जरा बताइए ना। हम तो डेटा, हमने तो डेटा नुमाया कर दिया, हमने तो डेटा नुमाया कर दिया, हमने तो बताया, हमने एक डेटा बताया कि कितनी नौकरियां मिली हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर पुलिस तक में कितनी भर्तियां हुई है, राजस्व में कितनी भर्तियां हुई है, हेल्थ में कितनी भर्तियां हुई है। और हमने तो ये भी बता दिया कि कभी जब सरकार थी तो 2 लाख के आसपास भर्ती थी, 2 लाख के आसपास भर्ती थी 5 सालों में। जरा सुनिए, जरा समझिए कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको इतने सर माथे पर क्यों बिठाती है। जरा ये समझने की कोशिश कीजिए, 3 दशकों से आप बहुत बाहर चले गए हैं सचिन भाई, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते, आप बोलना जानते हैं। जरा देखिए, जरा देखिए आपके सवालों का, अगर आप मौन साध लें तो हम आपके बातों का जवाब दें। सुन लीजिए, राजनीतिक विश्लेषक है, आपको भी काम आएगा। सचिन रावत जी आ रहा हूं कल, भूपेंद्र जी। आलोक वर्मा जी, एक बीजेपी से मेरा एक ही प्रश्न है, प्रश्न नहीं है बल्कि आंकड़ों का विश्लेषण आप कर रहे हैं, तो आर्थिक जगत से होने की वजह से मैं भी आंकड़ों का विश्लेषण करना जानता हूं। जो आप डेटा की बात कर रहे हो वो डेटा CMIE का है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डेटा है, वो हम बता रहे हैं आपको। आप लोग इतनी देर से चिल्ला रहे थे, उस डेटा का स्रोत नहीं बता रहे थे, डेटा का स्रोत मैं बता रहा हूं। मैं आपको बता दूं, जिस 4 लाख भर्ती की आप बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, उसमें से 1,69,000 भर्ती शिक्षा मित्रों को बेरोजगार करके उस भर्ती को रोजगार युक्त किया गया है। आप उस डेटा को रोजगार में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी एक बार एम्प्लॉयमेंट की डेटा में जोड़ा जा चुका है। नंबर 2, अरे मेरी बात सुन लीजिए भूपेंद्र जी, आलोक जी रुकिए, मैं आपको डिफेंड दूसरी बात, आलोक भूपेंद्र जी एक मेरी बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा मित्र है उनका 3,000 रुपए मानदेय, हमने आते ही 10,000 कर दिया। अरे उनको 30,000 मिल रहा था, वो कितने शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली, आपने ये तो देखा नहीं। उनको 30,000 मिल रहा था, आपने उनको 3,000 पर ला दिया, वो बेरोजगार हो गए। उनके कितने लोगों ने अपने लोन ले रखा था बैंकों से, कितने लोगों का परिवार टूट गया, कितने लोगों का परिवार उसमें जमीन पे आ गया। आप उसकी बात करते नहीं है, आप कहते हैं कि उनको हमने 10,000 दे दिया, मतलब 30,000 छीन लिया, 10,000 दे दिया, तो ये रोजगार है क्या? और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, मैं वापस अपने मुद्दे पर आ रहा हूं। वापस ये आंकड़ों की बाजीगरी चलती रहेगी, हम लोग विरोध करते रहते हैं जी। ये जिस तरह से अखिलेश की घेराबंदी हो रही है, आपको क्या लगता है कि घिर जाएंगे अखिलेश या निकलेंगे इससे? देखिए, अखिलेश का जो घेराबंदी कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा एक ही है, ध्रुवीकरण की राजनीति। क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इनसे कई वर्ग छिटक रहे थे, और खास करके पूर्वांचल का एरिया इनसे छिटक रहा था, तो उस पूर्वांचल के एरिया को ध्रुवीकरण की राजनीति में वापस लाने के लिए मंदिर का मुद्दा उछाला गया। मंदिर खैर बन रहा है, उसका बेनिफिट लेने के लिए का प्रयास किया गया। और दूसरे, एक तो मैंने शुरू में ही कहा कि बस सपा वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो बैठे बिठाए मुद्दे दे देते हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने उठा करके तालिबान के पक्ष में जब बोलना शुरू किया तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां मुनव्वर राणा तो मान लीजिए कांग्रेस के समर्थक हैं, वहां तो मुनव्वर राणा जी कांग्रेस के समर्थक हैं। उनकी बेटी सपा में है, उनकी एक बेटी सपा में है, एक बेटी उनकी कांग्रेस में है, तो इसलिए वो तो बटे हुए हैं। मुनव्वर राणा की जब बात आती है तो वो सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप मढ़ा जाता है, लेकिन उनकी जो बेटी है दूसरी वाली, वो सपा की समर्थक है। तो ये बैठे बैठाए जो मुद्दे देना इनकी ये देते हैं, तो ये ध्रुवीकरण का फायदा तो नहीं, ये तो भूपेंद्र जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मजबूरी है, 20% वोट बैंक लेना है, वोट बैंक अपनी ओर लाना है, तो उनके लिए कुछ करना होगा और इसी का फायदा उठाते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है?
नहीं, देखिए फायदा उठाना एक अलग मुद्दा है। उस फायदा उठाना, अगर ये इस बयान से सपा को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनके पक्ष में है। सपा सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो मुसलमान वर्ग सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो मायावती के पास चला गया था उसके पहले कार्यकाल में, वो मुसलमान वर्ग, वो मुस्लिम वर्ग या वो माइनॉरिटी का वोट अब बसपा के पास खिसक करके ना जाए, इसलिए वो अपने इस चीज को वापस लाना चाहते हैं। ये जल्दी से बता दीजिए, क्या वो घेरेबंदी तोड़ पाएंगे? घेरेबंदी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बस सपा को तो फायदा मिलेगा केवल मुस्लिम वोट का, लेकिन बसपा को इसका भाजपा को इसका सबसे बड़ा ध्रुवीकरण का फायदा मिलने जा रहा है जी सबसे, और जो अपने मकसद में कामयाब होंगे। अपने मकसद उदय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यही है कि 11% यादव और 20% मुस्लिम को मिला दें तो 30-31% पड़ता है, और ये राजनीति समाजवादी पार्टी लंबे समय से करती आई है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और अति पिछड़ों, अति दलितों को मिला करके 50% तक अपना वोट परसेंट बढ़ा दिया। जी अखिलेश कैसे तोड़ पाएंगे इस घेरेबंदी को? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में पिछड़ी जातियों का मैक्सिमम वोट सपा को छोड़ करके बीजेपी के साथ चला गया था जी। लेकिन ये जो वोट गया था कुशवाहा, साक्य, लोधी, कुर्मी, ये सारे वर्गों में इस वक्त भारी नाराजगी है। रोजी रोटी का सवाल, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे सवाल हैं। नहीं, लेकिन सवाल एक चीज और एक मिनट मैं एक सवाल इसी में कर दूं, लेकिन बात ये भी है ना कि ज्यादातर ये लोग जो है वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से नाराज भी होते हैं। नहीं, एक मिनट वो पूरी बात मैं कहने जा रहा हूँ। वो जो नाराज वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ न खिसक जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना हमेशा हथियार इस्तेमाल करती है मुसलमानों को लेकर के समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाना। और इस समय ये तालिबान वाले सवाल पर और कल्याण सिंह के निधन को लेकर जो स्थिति बनी, वो समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं एक सवाल ये करता हूं कि जिस तरह पिछड़ा वर्ग है वो जिधर जाएगा, और वो चूंकि खिसकता दिख रहा है समाजवादी पार्टी की सक्रियता से सपा की तरफ जाते हुए, कल्याण सिंह को अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी बड़ा नेता मानती है, मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मंदिर आंदोलन के महानायक थे, अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी उनको इतना ही सम्मान देती है, तो जब मंदिर निर्माण का ट्रस्ट बना उसमें कल्याण सिंह को क्यों नहीं रखा? भाई आलोक जी, एक सवाल पूछ ले जी। एक मिनट, उस ट्रस्ट में क्यों नहीं रखा? दूसरा, अगर मान लीजिए कल्याण सिंह को नहीं रखा और उन्हें उतना सम्मान देना चाहती भारतीय जनता पार्टी, तो ट्रस्ट में अब कल्याण सिंह न सही उनकी पत्नी को स्थान दिया जाए। दूसरा, अयोध्या के आंदोलन में सबसे बड़ा नाम था कल्याण सिंह, उनकी सरकार गई, उन्होंने सजा भुगती, सब कुछ सहा, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला जो उस पर मिलना चाहिए। अब उसको देते हुए अगर मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं तो उनके स्मृति में अयोध्या में एक स्मारक बनाया जाना चाहिए। नहीं, वो प्रस्तावित हो गया है। ठीक है, वो प्रस्तावित हो गया है। हाँ, वो प्रस्तावित हुआ 18 मंडल में है जी। बस भाजपा ने प्रस्ताव ठीक है। अगर ये करते हैं तो उनकी पत्नी को वो जगह देते हैं। ठीक है, अब मैं सवाल पूछ लूं उदय जी, आप लेकिन जहां तक घेरने की बात है, समाजवादी पार्टी उसमें घिरती नजर नहीं आ रही। ये चुनाव के समय के लगातार हमेशा के मुद्दे हैं कि पिछड़ा समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। पिछली बार बीजेपी के प्रलोभन से आया जरूर था, लेकिन उसमें इस समय भारी बेचैनी दिखाई दे रही है, सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और उसकी जरूरतों के सवालों को लेकर के। ठीक है, आलोक जी, चिंता बीजेपी की है। जी आलोक जी, सवाल 2-3 बड़े मौजूद हैं। सवाल यह है कि अगर कल्याण सिंह जब जिंदा थे तब तो आपने इतना आदर उनको नहीं दिया, कभी पार्टी में रखा, कभी बाहर निकाल दिया, फिर पार्टी में लिया, फिर बाहर निकाल दिया। तो और जब वो कह रहे थे कि मंदिर के ट्रस्ट में उनको भी एक सदस्य बनाया जाए, तो क्यों नहीं बनाया आपने? ये कौन कह रहा था कि वो कह रहे थे कि हमको ट्रस्ट में लेना है और ट्रस्ट में जाना है? कल्याण सिंह ने कहा भाई कि पिछड़ों का उसमें नुमाइंदगी ही नहीं है। अरे जन नायक थे, राम भक्त थे, उनको तो कम से कम अंतिम समय में सदस्य बना देते ट्रस्ट में। पाल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्टी को जो लगता है, जिस हित में लगता है, जिस काम में लगता है, वहां सबसे अच्छा उपयोग करती है। इसमें कोई नई सी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहला उसूल यहाँ व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ प्रदीप जी, एक प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता, व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी होती है और पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट देश होता है। यही नीति वाक्य लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। पार्टी जहां हमारा उपयोग करना चाहती है, जहां हमारे नाम का इस्तेमाल करना चाहती है, जहां हमारे व्यक्तित्व का इस्तेमाल करना चाहती है, वो करती है। तो मुझे सुन लीजिए। अरे आलोक जी ने अपनी बात से बता दिया कि पार्टी जहां जिसका इस्तेमाल करना चाहती है, अरे आलोक सिंह का इस्तेमाल ही कर रही है।
जी आलोक जी सवाल सुन लीजिए भाई जी। कल्याण सिंह की एक अंतिम इच्छा थी कि वो अयोध्या का दर्शन करना चाहते थे, उस मंदिर भूमि का जहां पूजन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, उसका वो दर्शन करना चाहते थे और उन्होंने इसके आलोक जी सवाल तो सुनिए भाई, सुन तो लीजिए, आप बड़े रॉ में है, ये ठीक बात है, सरकार में है, सरकार को सुनना भी आना चाहिए आलोक जी। ठीक है सवाल सुन लीजिए जी। अच्छा अरे आलोक जी मेरा एक सवाल है, प्यार से सुन तो लीजिए। आडवाणी जी को सम्मान क्यों नहीं मिल रहा भाई? आडवाणी जी ने पूरे भाजपा की इतनी मदद किया, रथ लेकर के निकले, उनको क्यों नहीं सम्मान मिल रहा है? अरे आलोक जी ने बता दिया ना कि उनका इस्तेमाल की जरूरत होती तब इस्तेमाल। अरे सुन तो लीजिए मेरा सवाल है, सुन तो लीजिए। आलोक जी सवाल सुनिए, तिवारी जी सवाल पूछना चाह रहे भूपेंद्र जी। जी अरे एक मेरा छोटा सा सवाल है जी। कल्याण सिंह जी की अंतिम इच्छा थी कि वो अयोध्या में उस राम जन्मभूमि का दर्शन करें जहां पर शिलान्यास हुआ था। उन्होंने विनय कटियार जी को फोन भी कर लिया, वहां बुला लिया और खुद भी पहुंच गए फैजाबाद तक जी। लेकिन फैजाबाद से आगे उनको अयोध्या में दर्शन नहीं करने दिया गया, वहीं से वापस भेज दिया गया, ये कहते हुए कि जी अभी आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। ये कौन सी राजनीति? आलोक वर्मा जी पहले की घटना है, आलोक वर्मा जी महीने भी नहीं हुआ। आलोक जी आप अपने जवाब से सारे लोगों को दबा रहे हैं। आप सवाल भी सुनिए। भूपेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं 6 महीने पहले कल्याण सिंह जी ने रामलला के दर्शन करने की अनुमति मांगी थी, वो आप लोगों ने फैजाबाद तक पहुंच गए, फैजाबाद तक पहुंच गए थे, आप लोगों ने दर्शन क्यों नहीं करने दिया? तरीके से गड़बड़ था, उनका परिवार उसको डिसाइड करता है, पार्टी डिसाइड नहीं करती है। निजी तौर पे पार्टी डिसाइड नहीं करती है, कोई रोक नहीं रहा है उसको। निजी जानकारी आपको बात है, सार्वजनिक जानकारी बताइए ना। सार्वजनिक जानकारी जब आपने सरेआम मुलायम सिंह की बेइज्जती की, उसके बारे में जरा बताइए। शिवपाल यादव पता नहीं कितने मंचों पे कह देते हैं कि अखिलेश यादव हमारा फोन तक नहीं उठाते। मुख्यमंत्री से बात करना आसान है, मुख्यमंत्री से बात करना आसान है, लेकिन अखिलेश यादव से बात करना आसान नहीं है। आलोक जी सीधे सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए भाई। इतने बड़े जननायक को, उस जन्मभूमि के जननायक को जिसने अपनी सत्ता का त्याग कर दिया, जिसने अपनी सत्ता का बलिदान कर दिया, उसी व्यक्ति को, उसी राम जन्मभूमि का अखिलेश यादव जी ने शिवपाल यादव जी का कितना सम्मान किया, जरा ये बता दीजिए। मुलायम सिंह जी को कितना सलाखों पर बैठाया, जरा ये बता दीजिए। ठीक है भाई, पूछना चाहता अरे ये बात ठीक नहीं। आलोक वर्मा जी और कपिल जी आप दोनों लोग पूरा समय ले रहे। सचिन रावत जी आपका फाइनल कमेंट जी। मंचों पे कह रहे हैं, टीवी चैनल में साफ साफ आ रहा है। मैंने तो सुना अभी कुछ रोज पहले कपिल जी सुना। आलोक वर्मा जी सचिन रावत जी से फाइनल कमेंट ले लेते भाई। ठीक है, हो गई बात आपकी। कपिल जी ये ठीक है कि आपके तेवर भी कमजोर नहीं है। आप ये जरा देखिए, आप हमको मत सिखाइए, जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है हमने किसका सम्मान किया, किसका नहीं सम्मान किया। परिवार बताएगा, परिवार चीख चीख के बता रहा है हमने कितना सम्मान किया। अगर सोशल मीडिया पे अगर आप हैं, मीडिया में अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि उनके बेटे क्या कह रहे थे, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहे। तो ये हमें अच्छी तरीके से हमको आदर्श की भावना बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, नहीं जरूरत है बता। आलोक वर्मा जी आपकी बात हो गई भाई। कपिल जी आपकी बात भी हो गई, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। सचिन जी आप अपनी बात रख सकते हैं। आलोक जी रुकिए भाई। कपिल जी आप भी रुकिए, आलोक जी आप भी रुकिए भाई। आलोक जी बात हो गई आपकी, लगातार बात नहीं होगी, ध्यान रखिए। सचिन जी आपका फाइनल कमेंट कि अदम गोडवी सचिन जी आपका फाइनल मैं कहना चाहूंगा कि अदम गोडवी साहब की एक लाइन है, उसमें मैं कुछ चीजें जोड़ करके कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी, मगर इनके आंकड़े झूठे हैं और इनका दावा किताबी है। ये किताबी दावा लेकर के जनता के सामने जाएंगे कि हमने 4 लाख नौकरियां दी। जनता बिल्कुल तैयारी में। सचिन जी इतना ही समय, ठीक है सचिन जी इतना ही समय था हमारे पास। उदय जी आपका फाइनल कमेंट जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों को लेकर के समाजवादी पार्टी घेरने की कोशिश करेगी तो शायद सफल नहीं होगी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जो बढ़ते अपराध हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सपा इन्हें पलट कर जब जवाब देगी। ठीक है सचिन जी समय समाप्त हो गया। सचिन जी समय समाप्त।
भूपेंद्र जी आपका भी फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। जी देखिए प्रदीप जी, इस समय भाजपा के पास से दो वो पश्चिम का जो क्षेत्र है, खास करके अलीगढ़ और आगरा और ये बेल्ट, किसानों के आंदोलन के कारण इनके पास थोड़ा सा वहां पर एक इनकम्बेंसी का फैक्टर है, तो वहां पर पिछड़ों को अपने पक्ष में लाने के लिए ये कल्याण सिंह का फैक्टर इस समय उभारा गया है जानबूझ करके। और जो पूर्वांचल का एरिया है उसमें खास करके जो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो करीब वोट है वो 22% है। 22% को अपने फेवर में लाने के लिए इन्होंने जितिन प्रसाद को आगे किया है और शायद ये जितिन प्रसाद को आगे करके ब्राह्मणों का वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे और बाकी ओवरऑल करने के लिए ये ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के मुताबिक समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव को की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है और सभी जानते हैं कि पिछड़ों का वोट बैंक उनसे काटने के लिए और ये दिखाने के लिए कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं जिससे कि पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाए। और ये रणनीति उनकी कितनी सफल होगी ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा भूपेंद्र जी ने भी कहा और उदय जी ने भी कहा कि बेरोजगारी और महंगाई ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसने सारे वर्ग को करीब नाराज कर रखा है। लेकिन क्या इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति कामयाब हो पाएगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हम चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।